सेक्शन सी में बोलो जिसको जो जो डाउट है जल्दी से। C2 C2 ठीक है। C3 C8 ठीक है। C6 सर C7 C8 रुको एक एक करके वापस से बोलो। C2 है, C7, C3 C8, C3, C6 C10, C6, यही है बस। क्या सभी के डाउट आ गए? बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। C2 देखो, खराश इफेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर कुछ तो इफेक्ट लिखा है ना, खराश इफेक्ट पढ़ते हैं इसको। सर वो जब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स केस में होता है ना सर वो। रुक जा सुन ले। हाँ, नॉट किस में इफेक्ट ऑब्जर्व होगा किस में नहीं। तो देखो जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है हेक्सवनीन, तो हेक्सवनीन कैसा बनेगा? CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा। अब देखो इसमें अगर HBr का एडिशन करवाते हैं तो H कहाँ लगता है और Br कहाँ लगता है फ्री रेडिकल में? सर ये लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे Br लगेगा। हम लोग बोलते हैं इसमें H वहां लगता है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, ज्यादा या कम? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ना। तो हाँ सर। अब इसमें देखो एक जगह हाइड्रोजन का नंबर कम है, एक जगह हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो यहाँ खराश इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है। बट हेक्स 3n में बनाऊं, हेक्स 3n, तो हेक्स 3n क्या होगा? 1 2 3 बीचों बीच बनेगा ना। CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। तो यहाँ पर देखो दोनों ही जगह हाइड्रोजन का नंबर कम ज्यादा नहीं है बल्कि इक्वल नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर खराश इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन का नंबर कम या ज्यादा होता है देन हम लोग बात करते हैं ना। या फिर बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जहां पर ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहां पर हाइड्रोजन लगेगा। ऐसा वैसा कुछ तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो दोनों चीजें सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में ऑब्जर्व नहीं होगा। तो थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? बोलो। और देखो हाँ C3 में बोला है क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड होता है तभी होता है, तभी हमारा सिर्फ क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन ओनली HBr के साथ, है ना। ओनली HBr के साथ ही फिर रेडिकल एडिशन होता है। इसके अलावा और कोई आया तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई आता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे अगर मान लो इसमें HCl आ गया है, अगर HCl आ गया है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, चाहे पेरोक्साइड हो चाहे ना हो। तो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा क्या बीच में, CH3 कार्बोकेटाइन CH3। तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। सिर्फ HBr के साथ ही फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ओनली सिर्फ HBr के साथ। सर। हम्म। सर तो क्या सर ऐसा बोल सकते हैं कि HBr में डायरेक्ट एडिशन हो जाता है बिना नहीं इंटरमीडिएट के नहीं ये सब। नहीं, हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर सिर्फ HBr ही हमारा रिएजेंट है और कुछ नहीं है। सिर्फ HBr से ही होगा और किसी से नहीं होगा फ्री रेडिकल एडिशन। बाकी सभी से एडिशन बाकी करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। हाँ, बाकी सब केस में कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट C7 में हमको दिया है C7 नहीं C6, a maximum ease of abstraction of hydrogen atom by chlorine atom in presence of sunlight by shown by। किसमें इजीली फ्री रेडिकल बनेगा ये पूछना चाह रहा है ना, या फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों ही मान सकते हो, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम, सॉरी क्लोरीन एटम है। तो देखो सबसे इजीली कहां पर फ्री रेडिकल बन सकता है? एक तो हमारे को दिया है CH3 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 और एक इधर CH3, है ना। तो यहाँ पे तो 1 डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा। सेकंड वाले में
यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी 1 डिग्री का है। थर्ड वाले में देखो बेंजीन रिंग के पास फ्री रेडिकल बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से इजीली हाइड्रोजन निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजीली फ्री रेडिकल बन रहा है, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल यही बन रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। तो सर स्टेबिलिटी का पूछा था क्या सर? हाँ, स्टेबिलिटी, सबसे इजीली हाइड्रोजन एटम कहाँ से निकलेगा? तो जहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि Cl2 के साथ सनलाइट है तो फ्री रेडिकल से ही जाएंगे हम लोग। सनलाइट जहां पर होता है वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो होता है। हाँ सर। C7 में बोला है प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl2 है, देन 500 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो एडिशन हो रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर तो देखो NCS वाला रिएक्शन हो रहा है, NCS वाला रिएक्शन हो रहा है एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, एलाइलिक बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मैंने रिएजेंट क्या लिखवाया था तुम्हें एक बार देख के बताओ मुझे। एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले केस में मैंने तुम्हें रिएजेंट क्या लिखवाया है? सर NBS NCS या फिर Br2 के साथ लाइट। हाई टेम्परेचर नहीं लिखवाया है ऐसा? हाँ सर, उसके साथ हीट भी लिखा है ना, हीटिंग भी लिखवाया है ना। तो सेम वैसा ही है कि अगर हमारे को X2 के साथ मतलब Br2 या Cl2 कुछ भी आ जाए उसके साथ अगर हीटिंग किया है तो भी बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन किया है, मतलब हीट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा एलाइलिक पोजीशन पर, देन वहां पर Cl आकर कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कुछ ऐसा। समझ गए? तो इसमें बेंजाइलिक या एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ना कि हमारा एडिशन हो रहा है एल्कीन पर। वो तो Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में होता है। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। C8 में क्या डाउट है? बताओ यार, C8 में क्या डाउट है? C8 में हमको दिया है फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब NBS या NCS दिया है तो दोनों के रिस्पेक्ट में ही क्या होगा कि फ्री रेडिकल यहाँ बनना चाहिए। तो फ्री रेडिकल देखो कहाँ बनेगा। तो मैंने तुम्हें ऐसा करवाया है ना क्वेश्चन, अगर फ्री रेडिकल रेजोनेंस शो कर रहा है तो वही प्रोडक्ट स्टेबल होगा जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। देखो ध्यान से देखो, जब मैंने NBS NCS करवाया था तब तुम्हें एक एग्जांपल करवाया था। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पर करवाया था। बेंजाइलिक एडिशन करवाया था जब मैंने एलाइलिक या बेंजाइलिक, उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। उन एग्जाम्पल्स में डिटरमाइन द मेजर प्रोडक्ट वाला एक एग्जाम्पल करवाया था। फिर उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरा रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस करवाने के बाद मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो स्टेबल। मैंने ऐसा लिखवाया भी था बाद में स्टार मार्क करके, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, ऐसा लिखवाया था मैंने। तो अब देखो इसमें रेजोनेंस तुम करोगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया।
अब बाद में क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, मेरा बी आर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये प्रोडक्ट, इसलिए ये बन रहा है। और जो तुम फोर्थ प्रोडक्ट बोल रहे हो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ऐसा एनबीएस में मैंने लिखवाया है, तुम्हें नोट्स अच्छे से पढ़ो एक बार, तब क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, हाँ सर। चलिए सेक्शन डी में बोलो। D8। D8। सिर्फ D8 ही डाउट है? D9। D9 और हाँ ठीक है, एडिशन ऑफ HCl टू 333 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, मान लो ऐसा कुछ है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 333 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, इसका एडिशन करवा रहे हैं HCl का। तो देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मैं कार्बोकेटाइन कहाँ बनाऊंगा, यहाँ बीच में या फिर राइट में? राइट साइड में। राइट में बनाएंगे हम लोग हमारा कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बना, राइट में, तो जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां Cl कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ CH2, तो ये प्रोडक्ट नहीं दिया गया? हाँ। तो बस हो गया, फिर क्या दिक्कत है? D9 में क्या बोला है सर हाँ, D8 सेकेंड वाला क्यों नहीं आएगा फिर? अरे तो कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बनाएंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनाएंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, क्योंकि CCl3 ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, उसके पास में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा ना। हाँ सर। D9 में कह रहा है एडिशन ऑफ HBr पेंटीन 2 गिव्स, हाँ क्या क्या चाहते हो भाई, 2 पेंटीन है ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये 2 पेंटीन हो गया ऐसा। अब इसमें क्या बोला है, HBr का एडिशन करवा रहे हैं, इस पर HBr का एडिशन करवा दिया, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 कहीं पर भी लगा दो, CH2 CH3 ये Br ऐसा, ये कायरल है, तो बोला बोथ 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन इन नियरली इक्वल अमाउंट। तो देखो Br यहाँ पर भी लग सकता है, Br यहाँ पर भी लग सकता है, चाहे तो यहाँ भी Br लग सकता था, यहाँ भी Br लग सकता था, दोनों पोजीशन एकदम सेम थी, दोनों ही 2 डिग्री थे कार्बोकेटाइन, और ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में बनेंगे, तो इसमें क्या चाहते हो, क्या डाउट है? तो समझ गया अभी। हाँ सेक्शन ई में बोलो। सर E9 E8, सर E9 और E10। E9 और E10। E9 और E10 ठीक है। E2 E4 और E5। तो E2 में क्या बोला है E2 में बोला है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, एक तो इथाइन है, एक इथीन है, एक बेंजीन है, और एक इथेन है। अब इसमें भाई क्या डाउट है, sp वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2 वाला कार्बन, देन sp3 वाला कार्बन, तो sp वाले कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे जो कनेक्ट हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर। E4 अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ क्यों डाल रखा है, डाइब्रोमोब्यूटेन। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कुछ नहीं है,
जो पहला ये H2PdCuCu3 है ना, H2PdCaCu3, ये है ना रिडक्शन करता है। हम लोग अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे रिडक्शन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, उसमें पढ़ेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये रिडक्शन कर देगा किसका, हमारे एल्कीन का रिडक्शन, एल्काइन का रिडक्शन कर देता है ये किसमें, एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए तो वो एल्कीन बना देगा, पहले स्टेप में जो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर जब दूसरे स्टेप में ब्रोमीन डाला तो Br2 डाला तो Br2 दोनों जगह पर अटैच हो जाएगा। बस ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद क्या है, E5 then E9 E10। E5 क्या है, एसिटिलीन रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा पहले तो बताओ एसिटिलीन क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, दोनों ही मुझे बताओ। एसिटिलीन HC111CH और हाइपोक्लोरस एसिड HClO। HOCl, ठीक है। अच्छा द प्रोड्यूस है ना, और इसमें क्या होगा यार, हाइपोक्लोरस एसिड है, ये भी एसिड है। अच्छा एडिशन करवा देंगे हम लोग। एल्काइन पर किसका एडिशन है, HO माइनस HOX है ना ये, और Cl प्लस का। तो पहले एडिशन होगा तो क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड CH, एक तरफ OH और एक तरफ Cl। देन अगेन एडिशन करवाएंगे हम लोग OH माइनस और Cl प्लस का, तो HCOH प्लस M वाला ग्रुप है, उसी पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो अगेन OH यहाँ, फिर CH Cl और Cl, तो OH OH दो जगह है, तो C डबल बॉन्ड O Cl Cl H, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, समझे। हाँ सर। चलिए फिर है E9। E9 में क्या बोला, 5 कार्बन एटम alkyne forms sodium salt on treatment with sodamide. The alkyne is, अब देखो सोडामाइड होता है NaNH2, ये होता है मेरा सोडामाइड, जो कि एक्चुअल में क्या है, बेस है। अब जो भी मेरा एल्काइन होगा उसमें क्या होगा, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि वो NaNH2 से रिएक्शन करे और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बना ले, और साथ में H और NH2 से अमोनिया निकल जाए, ये H माइनस, सॉरी ये H प्लस, और इधर से ये NH2 माइनस, ये अमोनिया निकाल दे, और इधर जो भी ग्रुप है वो हो। तो टर्मिनल वाला एल्काइन क्या होगा मेरा, टर्मिनल वाला एल्काइन होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा बेस की तरह काम करेगा, सॉरी एसिड की तरह काम करेगा। टर्मिनल वाला एल्काइन एसिड की तरह काम करेगा, तो वहां से आ जाएगा मेरा सोडामाइड, मेरा बेस है, तो वहां से सॉल्ट बन जाएगा। समझ रहे हो बात। हाँ सर। हाँ सर। चलो E10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विद डिस्टिंग्विश, अरे यार ये पढ़ा ही नहीं है हमने, छोड़ो इसको, हमने पढ़ा ही नहीं कि MnO4 डाइल्यूट कोल्ड के MnO4, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, है ना, पढ़ेंगे जब बता दूंगा मैं। अब तुम अपने आप ही समझ जाओगे पढ़ने के बाद, क्योंकि वो रटने वाला है, उससे इजीली पता चल जाता है किसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको नहीं। ये पता नहीं यार यहाँ कैसे डाल दिए ये क्वेश्चन। ये भी अच्छा नेक्स्ट क्लास, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है क्या? हाँ कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ ये हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस के भी हैं, ऐसा है। अच्छा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हमने कहाँ तक कर लिया था, पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 तक कर लिया था, ठीक है। तो देखो होमवर्क क्या है तुम्हारा, होमवर्क है
पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज 3 बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 ये कर लो, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस पढ़ाने वाला था, बट तुम बोल रहे हो कि सर हम पक गए ऑर्गेनिक पढ़ के, तो कोई नहीं, ये पढ़ लेते, इलेक्ट्रो पढ़ लेते। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है। हम्म कुछ इसमें बातें मैं लिख रहा हूँ ना। पहली चीज तो होता है क्या है, मैं लिख रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of physical chemistry. Electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with interconversion, between electrical energy and chemical energy। मतलब इसके अंदर हम लोग देखो क्या बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें है क्या, जैसे मान लो हमारा जब सेल डिस्चार्ज होता है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर सेल है, मतलब बैटरी होती है मोबाइल में, जनरली वो लिथियम वाली बैटरी होती है, लिथियम कैडमियम वाली बैटरी होती है, या फिर आजकल नहीं, आजकल भी शायद यही आ रहा है, लिथियम कैडमियम बैटरी आता है मोबाइल में। तो जब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, जब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब मोबाइल को यूज करें तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पर जो भी बैटरी के अंदर, जो भी हमारा मोबाइल में बैटरी लगा, उसमें जो केमिकल एनर्जी है, वो हमारे बैटरी हमारे को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। मतलब डिस्चार्ज के टाइम हम लोग हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम लोग हमारे मोबाइल की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, तब उसको हम लोग चार्ज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो 3 पिन में मैंने उसको लगाया है चार्ज करने के लिए, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होते हैं, सेल which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब भी हम लोग हमारी कोई बैटरी को यूज कर रहे हैं, हम लोग है ना, बैटरी को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई भी बैटरी है, किसी भी तरह की कार की बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी हो, रिमोट कंट्रोल की बैटरी हो, या फिर किसी भी चीज की बैटरी है, तो उस टाइम हमारी बैटरी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी सारी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस टाइम हमारा सेल किसकी तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है मेरा क्या, वो 2 तरह का है ना, एक तो है गैल्वेनिक सेल, जिसका नाम तुमने सुना होगा। एक होता है मेरा क्या, गैल्वेनिक सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल का एक और नाम होता है, किसी को पता है क्या होता है इसका एक वोल्टाइक और नाम सेल। होता है, वोल्टाइक सेल।
ये दो पार्ट में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में बात करेंगे। एक बार गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल के बारे में बात करेंगे, एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं तुम्हें। इसमें मैं लिखता हूं क्या, इन दिस सेल a spontaneous chemical reaction generates a electric current। मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है जहां से हमको एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो वो स्पॉन्टेनियस होती है क्या? सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या हम अपने तरफ से जाके करवा रहे हैं? वो तो अपने आप होती है ना रिएक्शन, हम करवाते थोड़ी अपनी तरफ से जाके, वो तो अपने आप हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया किसका, जिंक का एग्जांपल मैं लेता हूं ना। मैंने एक सॉल्यूशन लिया है किसका, जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जैसे मान लो Zn सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसमें जिंक 2+ आयन है, उसका एक्वस सॉल्यूशन का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है ना। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने जिंक की मेटल रॉड को डिप किया है ना। ये जिंक है, उसकी रॉड को मैंने डिप किया है, जिंक रॉड है, इसको मैंने डिप किया हुआ है। अब नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? बताओ। होगा। तो यहां से क्या होगा, जिंक की रॉड से निकल कर जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिंक की रॉड से निकल कर जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने पीछे से इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के जा रहे हैं बताओ। अगर जिंक रॉड में से जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर दिया ऑक्सीडाइज होकर, तो इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के जा रहे हैं? रॉड में। इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर चले जाते हैं। तो रॉड पर क्या होता है, रॉड पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर चले गए। अब अगर ये रॉड मेरी किसी वायर से कनेक्टेड है, अभी हाफ सेल है, पूरा सेल नहीं है, तो यहां से क्या होंगे, इस वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अगर मेरी रॉड किसी वायर से कनेक्टेड है तो इस वायर से मेरे इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। बट अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि निकल कर जाएंगे कहाँ, क्योंकि वो तो हाफ सेल है। अगर कंप्लीट सेल होता तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते और रिडक्शन ऑफ सेल में चले जाते। बट अभी जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन कहीं भी, क्यों? क्योंकि अभी तो उनको जाने के लिए जगह ही नहीं है, ये तो हाफ सेल है। तो ये इसमें फंडा होता है। अब इसको मैं लिखवा देता हूं एक बार। फर्स्ट पॉइंट इज
oxidation of metal takes place. Oxidation of metal takes place. मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक की रॉड है जो कि सॉलिड है, यहां से निकल कर जिंक 2+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर देखो ये प्रोसेस ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, जब तक रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल रहेगा, ये कंप्लीट सेल नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोसेस ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, सिर्फ 1 नैनो सेकंड या 1 माइक्रो सेकंड तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक जिंक 2+ आयन रॉड में गया, वो रॉड पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया, अब दूसरा जिंक 2+ आयन जाएगा तो वापस रॉड पर अभी भी दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अभी भी रॉड पर ही बैठे हैं, कहीं गए नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो तीसरा जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि रॉड बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज को अपने में से जाने नहीं देगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर कंप्लीट सेल होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते और रिडक्शन हाफ सेल में पहुंच जाते, बट ये तो हाफ सेल है। तो ये जो इक्विलिब्रियम ऊपर मैंने बनाया इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, ये सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड या 1 नैनो सेकंड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, जनरली ये वाली बात लोग बताते नहीं है। क्या जिंक मेटल एटम will move in the solution to form zinc 2+ ion after a very less time. Equilibrium between zinc solid and zinc 2+ aqueous will be established. तो देखो, अगर ये कंप्लीट सेल होता, एक साइड में रिडक्शन और एक साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कंप्लीट सेल होता तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगाता, बट ये तो एक हाफ सेल है, तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए बहुत जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। 1 माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड का टाइम मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ नेगेटिव चार्ज will get accumulated on the rod. क्या रॉड पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया है? अब बोलो। हाँ। And the extra positive charge of the solution will be more concentrated around the negatively चार्ज्ड रॉड। अब देखो, चार्ज मेरी जो रॉड है वो नेगेटिव चार्ज हो चुकी है, ठीक है, वो चार्ज मेरी रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब उसमें क्या होगा, जैसे मेरी रॉड है, सपोज करो मेरी रॉड है ये मेरी रॉड है, ये कैसी चार्ज हो चुकी है? नेगेटिव चार्ज हो चुकी है रॉड, बोलो। हाँ सर। हाँ। तो सॉल्यूशन के आसपास का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड के आसपास थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो,
और रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो एक अट्रैक्शन होगा, तो रॉड के आसपास एक पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी, तो मेरी रॉड के आसपास ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दो लेयर है, एक लेयर तो ये रही पॉजिटिव नेगेटिव की और एक लेयर ये रही पॉजिटिव नेगेटिव की, दो लेयर है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड एंड potential difference is created between solution and rod, which is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पॉइंट को ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट पर स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब हाफ सेल के अंदर या फिर कंप्लीट सेल की भी बात करें तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्टेब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसमें, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलो। हाँ सर। चलिए अब देखो, नोट डाल के एक दो पॉइंट्स में लिखवा देता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि भाई एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड पॉइंट, it is act as a source of electron। क्या इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए, बोलो। हाँ हाँ। पॉइंट नंबर 3, it is of negative polarity। जैसे सेल में अलग अलग पोलैरिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की पोलैरिटी नेगेटिव होगी। वो क्यों होगी वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं जिंक रॉड पर, तो नेगेटिव पोलैरिटी का बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन ई बना दो, देखो तरीका समझ लो, पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन ई बना दो, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही लिखो, जिंक सॉलिड से वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ एक्वस में जा रहा है, तो देखो जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, ट्रिक हम लोग बताते हैं इसमें ONA, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूं इसको, ONA इसका ट्रिक होता है। ONA में O का मतलब ऑक्सीडेशन, N का मतलब नेगेटिव, A का मतलब एनोड। अच्छा हाँ, एक चीज और, रिडक्शन हाफ सेल को बाद में जाकर हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया रिडक्शन हाफ सेल को बाद में जाकर, पहले सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, पहले स्टार्टिंग में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते थे,
फिर बाद में जाकर हम लोग इसको क्या बोलने लग गए, एनोड। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन ऑफ सेल बोलते थे, बाद में एनोड बोलने लग गए। तो ONA इसका ट्रिक है, एनोड, नेगेटिव और ऑक्सीडेशन। एनोड पर नेगेटिव पोलैरिटी होती है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। इतना क्लियर है? हाँ सर। सेकंड इज रिडक्शन हाफ सेल। ये भी सेम वैसा ही है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जैसा ही रिडक्शन हाफ सेल है। क्या है कि एक हमने ऐसा कुछ लिया, उसमें मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया है ना, और इसमें एक रॉड मैंने डाला हुआ है अंदर। रॉड मान लीजिए, रॉड भी कॉपर का है। जिसका रॉड होता है ना, उसी का ही एक्वस सॉल्यूशन होता है। अगर रॉड कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है तो रॉड भी कॉपर का ही होगा। तो ये क्या है, ये कॉपर का रॉड है। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारे कॉपर 2+ आयन है सॉल्यूशन में से, वो निकल कर कहा जाएंगे, रॉड की तरफ जाएंगे। कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में निकल कर कहा जाएंगे, रॉड की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं और रॉड में जा रहे हैं, तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और रॉड ये मेरा रिडक्शन ऑफ सेल है, तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीडेशन ऑफ सेल से फ्यूचर में कनेक्ट होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल reduction of metal takes place। मेटल का रिडक्शन होगा, कैसे होगा, कॉपर 2+ एक्वस है, जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहां से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से आ रहे होंगे, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो आ रहे होंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल से, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन metal rod is placed in a contact with their aqueous solution। जो मेटल रॉड होगा उसी का ही एक्वस सॉल्यूशन होगा। आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ion from the solution will get deposited, ion from the solution will get deposited on the metal rod। ठीक है, अब सॉल्यूशन से आयन आएंगे और मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जब तक ये रिडक्शन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल से कनेक्ट नहीं होगा तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट अभी के लिए बहुत जल्दी ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जैसे एक कॉपर 2+ गया तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा कॉपर 2+ गया तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी, हमारे नए पॉजिटिव चार्ज मतलब कॉपर 2+ को आने नहीं देगी, उसको रिपेल करेगी। तो बहुत जल्दी स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, आफ्टर अ वेरी फ्यू टाइम equilibrium between copper 2+ and copper would be established। ठीक है,
तो जैसा वहां लिखा था सेम पॉइंट यहां पर भी क्या, नाउ rod will be, now rod will नहीं will be तो have लिख देते, now rod will have positive charge क्या रॉड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उस पर कॉपर 2 प्लस आयन आकर इकट्ठा हो रहे हैं। नाउ रॉड विल हैव पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज will surround the positively charged rod। तो अब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हमारे सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहां से आया होगा, एक्चुअल में सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज उठकर रॉड पर चला गया है, तो कंपैरेटिवली सॉल्यूशन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, तो रॉड पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। मतलब ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये हमारी रॉड है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, रॉड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब उसके आसपास सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो वापस एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म्ड हो गई है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर is formed, electrical double layer is formed and potential difference is created between solution and rod which is known as, क्या बोलेंगे उसको बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल, या तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसकी कहानी भी सेम वैसी ही है जैसी हमने ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में बोली थी, तो इसमें भी हम लोग नोट डालकर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं सेम वैसा ही। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज एट, जैसे वहां पर लिखा था ना फर्स्ट पॉइंट, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ सेल क्या होगा मेरा, कैथोड, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, it act as a sink of electron। क्या इलेक्ट्रॉन का सिंक की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब भी कर रहा है ये, बोलो। हाँ। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी का है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो E लिख दो, देन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो क्या रिडक्शन हो रहा है तो कैसे लिखेंगे, पहले कॉपर 2 प्लस एक्वस देन कॉपर सॉलिड, रिडक्शन पहले
+2 में था देन 0 में चला गया, तो रिडक्शन वाली फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो जैसे वहां पर हम लोग ONA बोल रहे थे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या, RPC। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, RPC। वहां पर ONA बोल रहे थे, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग RPC। RPC का मतलब क्या है, R का मतलब है रिडक्शन, P का मतलब है पॉजिटिव, एंड C का मतलब है कैथोड। तो पहले तो हम लोग इसको रिडक्शन ऑफ सेल ही बोलते थे, देन बाद में जाकर हमने इसका नया नाम दिया क्या, कैथोड। समझे? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? थर्ड हमारे पास क्या है, किसी को कोई डाउट है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल या रिडक्शन ऑफ सेल में? तो बोलो, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है या नहीं? अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। नो डाउट सर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? देखो नाम तो इसका ब्रिज है, तो ऑब्वियसली दो लोगों को जोड़ने के ही काम आ रहा होगा, और सॉल्ट का मतलब एक सॉल्ट का ब्रिज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, दिखेगा कैसे, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ ना। डायग्राम किससे बनाया, ग्रीन कलर से बनाते हैं। एक तो देखो इधर है, एक तो ऐसा, एक यहाँ पर इधर है ऐसा, ठीक है। बीच में रॉड है, बीच में एक रॉड तो ये रही, एक रॉड ये रही है ना। ये व्हाइट वाली जो मैंने बनाई है ना, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड है, ठीक है। अब जो रॉड होगी वो कनेक्टेड होगी किसी ना किसी वायर से, दोनों रॉड किसी ना किसी वायर से कनेक्टेड होगी। हमेशा देखो कभी भी सर्किट बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड को लिखते हैं। एक सेकंड रुके। लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड को लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा कैथोड को लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं और कैथोड में चले जाते हैं, और इनमें मैंने सॉल्यूशन भी फिल किया है, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन में मैंने इनको डिप किया हुआ है। ये एक्वस सॉल्यूशन है। मान लो सपोज करो, अच्छा अभी तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो सॉल्ट ब्रिज बीच में बना हुआ है, वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है। अरे यार ये क्या हो गया यार, थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए मैं सॉल्ट ब्रिज बना देता हूँ पहले। हाँ सॉल्ट ब्रिज कैसा बनेगा, बे यार ये तो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए पेंसिल चलाना। हाँ अब बनाता हूँ मैं।
भाई क्या हो गया यार ये? लास्ट ट्राई, बन गया, ठीक है। देखो ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब ये दोनों जो एक्वस सॉल्यूशन है उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है मेरा सॉल्ट ब्रिज। जो मेरे दोनों एक्वस सॉल्यूशन है उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। इसके अंदर मैंने कुछ फिल किया है, इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्ट फिल किया है। वो सॉल्ट हम लोग क्या फिल करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लो इसमें मैंने एक सॉल्ट फिल किया है किसका, KCl का। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैं नीचे कुछ ना कुछ लगा के रखता हूँ जिससे मेरे KCl मिक्स नहीं हो जाए सॉल्यूशन में। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नीचे में कॉटन वूल्स लगा के रख रहा हूँ, है ना। अब इस प्रॉपर्टी क्या है सॉल्ट ब्रिज की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी का क्या है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप like tube filled with salt like NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, etc. with अगर पेस्ट। देखो हम लोग अलग अलग सॉल्ट को जो हमारी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लाइक KCl, NaCl, NaNO3, KNO3 उनको उस सॉल्ट को अगर करके एक चीज आती है अगर पेस्ट उसके साथ मिलाकर इसमें डाल देते हैं। अगर पेस्ट का क्या काम है, अगर पेस्ट हमारे जो सॉल्ट है उसको एक तरह से मतलब ऐसा जेली टाइप बना के रखता है ताकि वो एकदम से जाकर मिक्स ना हो जाए हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको जेल टाइप बनाने का काम करता है। सेकंड पॉइंट completes the internal circuit, हमारे हाफ सेल को कनेक्ट करता है। अब देखो आप बोलोगे कि सर हाफ सेल को तो हम लोग बाहर वायर से भी तो कनेक्ट कर रहे हैं, कैथोड और एनोड को हमने वायर से कनेक्ट कर लिया है, वो भी तो कनेक्शन हो रहा है, बट नहीं, वो एक्सटर्नली हमारे सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, बट इंटरनली हमारे सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है। अब थर्ड वाला पॉइंट ये है कि हमको कौन सा सॉल्ट चूज करना है हमारे सॉल्ट ब्रिज में, उसके रिगार्डिंग है क्या, कि कंडक्टिविटी ऑफ एनायन should be approx equal to कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कि हमारे जो सॉल्ट ब्रिज में जो कैटायन और एनायन लिए उनकी कंडक्टिविटी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कैटायन की कंडक्टिविटी ज्यादा हो या एनायन की कंडक्टिविटी ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। जो हमने कैटायन और एनायन ली उनकी मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कैटायन थोड़ा फास्ट भाग रहा हो हमारे एनायन से, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या,
if any of the half cell, if any of the half cell contain Ag plus, Pb2 plus or Hg2 plus, then KCl or NaCl is not used, not used in salt bridge. सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनको यूज नहीं करेंगे, क्यों? अदरवाइज पीपीटी में टेक प्लेस, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन में टेक प्लेस at the mouth of the tube, which prevents the migration of ions and salt bridge stop functioning. देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को कैटाइन और एनाइन कैसे चूज करने हैं सॉल्ट ब्रिज में, कैसा सॉल्ट यूज करना है। तो फर्स्ट थिंग, दोनों कैटाइन एनाइन की कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। सेकंड थिंग, कैटाइन एनाइन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कि कैटाइन और एनाइन ऐसा चूज करना है जो कैथोड या एनोड में जो एक्वा सॉल्यूशन वाले सॉल्ट है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में जो कैटाइन एनाइन प्रेजेंट है उनके साथ कोई पीपीटी ना बना ले। अदरवाइज ये जहां कॉटन वूस लगाया है उसके माउथ पर अगर पीपीटी एक बार इकट्ठा हो गया तो सॉल्ट ब्रिज से कोई कैटाइन एनाइन का मूवमेंट नहीं होगा, तो हमारा सॉल्ट ब्रिज काम करना ही बंद कर देगा और हमारा सेल बंद हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा कैटाइन एनाइन ला ले जो प्रेसिपिटेशन कर ले, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं करना है। चलिए अब नोट डालकर एक दो पॉइंट्स लिखते हैं कि हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज कर ही क्यों रहे हैं। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली सॉल्ट को एक ही उसमें इकट्ठा कर दे ना, एक ही बर्तन में डाल दे, एक ही कंटेनर में एनोड भी रख ले और कैथोड भी रख ले और उन दोनों को बीच में से सेपरेट कर दे एक एसपीएम लगाकर। सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लिखवाता हूं क्या नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज minimize the liquid junction potential. Salt bridge minimize the liquid junction potential. इसका मतलब क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर सॉल्ट ब्रिज मैंने यूज नहीं किया होता, अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया होता तो कैसा होता? ऐसा मेरा कंटेनर होता, बीच में मैंने क्या लगा दी, ये बीच में मान लो मैंने लगा दिया एसपीएम, इधर मैंने क्या भर दिया, इधर एक्वस सॉल्यूशन भर दिया किसका, एनोड वाले का, इधर एक्वस सॉल्यूशन भर दिया कैथोड वाले का। तो कैथोड वाले एक्वस सॉल्यूशन में तो बाहर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड वाले में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। लिक्विड के जंक्शन पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है, ठीक है। ऐसा ही बाहर भी एक पोटेंशियल होगा, कैसा कि एक तो मेरी ये रॉड होगी इधर और एक मेरी रॉड होगी इधर, एक मेरी रॉड होगी यहाँ पर, एक मेरी रॉड होगी यहाँ पर, ठीक है, जो कनेक्ट होगी किससे, वायर से, ये वायर से कनेक्ट है। इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ ये पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? पोटेंशियल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है?
बोलो बोलो, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। किधर होती है जल्दी बताओ। पॉजिटिव से नेगेटिव। यार मैंने तो नेगेटिव से पॉजिटिव सुना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो बाहर वाले सेल में, बाहर वाले सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है पोटेंशियल की, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। बट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है, एक्चुअल में हमारे बैटरी का वोल्टेज कम कर रहा है, क्योंकि बाहर वाले सर्किट तो बोलता है पोटेंशियल की डायरेक्शन राइट में, लेफ्ट, और इंटरनल सर्किट बोलता है पोटेंशियल का डायरेक्शन राइट में। सॉरी, बाहर वाला सर्किट बोलता है पोटेंशियल राइट में है और अंदर वाला सर्किट बोलता है पोटेंशियल लेफ्ट में। तो एक्चुअल में ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज कम करता है। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम कर देगा। एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज लगाने से हमारा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा ही नहीं। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर वापस समझाइए ना एक बार। देखो अगर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते, हम एसपीएम डालकर बीच में हम लोग कैटायन और एनायन, सॉरी कैथोड और एनोड के सॉल्यूशन को एक ही कंटेनर में फिल कर देते, तो यहाँ पर लिक्विड लिक्विड जहां पर मिलते, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पर एक पोटेंशियल डेवलप होता, जिस पोटेंशियल की डायरेक्शन हमारे कैथोड और एनोड के पोटेंशियल की डायरेक्शन के अपोजिट है। वो मैंने बताया है तुम्हें, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल की डायरेक्शन है राइट में, ये देखो राइट में जा रहा है, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन है लेफ्ट में। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे बैटरी का जो वोल्टेज है उसको कम करेंगे। अगर बैटरी 12 वोल्ट की होती तो ये 8 वोल्ट की कर देगा बैटरी को। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल होता है जंक्शन पर, इसको खत्म करने का काम करता है मेरा सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि लिक्विड लिक्विड जंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज डाल दिया है तो। हाँ सर। Second point, it maintains the electrical neutrality. मतलब अगर हमारे अगर मान लो मेरे एनोड वाले पार्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया है तो सॉल्ट ब्रिज वहां से एनायन भेज देगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। अगर कैथोड वाले चार्ज में एनायन ज्यादा डेवलप हो गए तो मेरा क्या करेगा, मेरा सॉल्ट ब्रिज वहां से अपोजिट चार्ज का आयन भेजेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का एक और काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अपने सॉल्ट में से कैटायन एनायन को भेज भेजकर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। थर्ड पॉइंट, if salt bridge is removed, then voltage drops to 0। अगर देखो मैंने सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया है तो मेरा वोल्टेज 0 चला जाएगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला सर्किट देखो, ऊपर वाले सर्किट में हमारा सर्किट कुछ ऐसे चलेगा। देखो मैं नीचे बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारा सर्किट कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा है मेरा सर्किट। ये रॉड है, ये रॉड है, ये भी रॉड है। तो बाहर वाले सर्किट में ये जो वायर है, ये वायर है। बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला, कैथोड में गया, फिर यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमता रहेगा। और अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड से कैथोड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड से कैथोड में जाएगा। और एक टाइम पर ऐसा आएगा कि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। जैसे सॉल्ट ब्रिज हटाया हमारा सर्किट ब्रेक हो गया, तो हमारा वोल्टेज एकदम से ड्रॉप्स टू 0 हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब मैंने सॉल्ट ब्रिज बनाया है। मतलब जो दोनों एक्वस सॉल्यूशन है उनमें कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। बोलो यार।
हाँ सर। एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूं मैं, 4th पॉइंट, जो कि डेफिनेशन है। if solution of both half cell filled in a container, if solution of both half cell filled in a container and separated by a SPM, then electrical layer is created at the junction of two liquid, due to which a potential difference is created, which is known as, क्या बोलते हैं उसको, बताओ? कौन सा पोटेंशियल है वो? सेल पोटेंशियल। If a solution of both half cell is filled in a container and separated by SPM, then electrical layer is created at the junction of two liquid, due to which potential difference is created, which is known as, कौन सा potential difference है? कौन सा potential है? लिक्विड जंक्शन। मीटिंग रूम में सर, उसको ऐड कीजिए ना। कौन? नंदिनी सिन्हा। देखो दिख रही है नंदिनी सिन्हा ऐड हुई भी? हाँ ठीक है, चलो यार फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज हमने देखो पढ़ा क्या है, आज हमने सिंपल कुछ नहीं पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन ऑफ सेल पढ़ा है, रिडक्शन ऑफ सेल पढ़ा है, और सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा है। तो तुम लोग एक तो जो आज थ्योरी पढ़ी उसको पढ़ के आए, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी करके लेके आओ, क्योंकि यार जो थोड़ा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत इजी चैप्टर है समझने के हिसाब से, बट एक बार अगर समझ आ गया तभी सही रहेगा, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को समझ नहीं आता।